नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज एक ऐसी बात कि जो जन्नत हिंदुस्तान की जिसको बोला जाता था, हिंदुस्तान का क्या दुनिया की जन्नत, जम्मू कश्मीर एक बार फिर से जल रहा है। दिक्कतें शुरू हुई हैं और एकदम से अक्टूबर माह में बहुत सी एक्टिविटी शुरू हो गई। हमारे जवान को शहीद हुए हैं, निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। एक सरसरी तौर पे समझने की कोशिश करें कि हो क्यों रहा है। आपको याद है कि अगस्त 2019 में जो उसकी स्पेशल स्टेटस थी जम्मू कश्मीर की, उसको रिवोक किया गया, मतलब 370 को एब्रोगेट किया गया और जम्मू कश्मीर स्टेट को यूनियन टेरिटरीज बना के जम्मू कश्मीर और लद्दाख के में दो हिस्सों में बांट दिया गया। ऐसा उस समय कहा गया पार्लियामेंट में। हमारे गृह मंत्री ने कहा, जब इसको टेबल कर रहे थे, इस पर बहस कर रहे थे, कि अब इसके बाद तो अमन चैन हो जाएगा और जो जम्मू कश्मीर है वो एक नए विकास की ओर बढ़ेगा। उस समय ये भी बहुत बात हुई कि वहाँ के अब सब लोग जाके वहाँ प्लॉट खरीद सकते हैं, कोई भी वहाँ जाके कुछ कर सकता है, व्यापार कर सकता है, इत्यादि इत्यादि। इसका जो जब ये 370 हटी, उनकी स्पेशल स्टेटस हटाई गई, तो उसके फॉलोअप में उन्होंने क्या किया कि जम्मू कश्मीर के जितने भी नेता थे सबको गिरफ्तार किया, जेल में रखा, इंटरनेट बंद किया और ये सब चलता रहा। काफ़ी समय बीत गया। इस बीच वहाँ पे बीजेपी सरकार ने अपने सबसे पहले गवर्नर, मतलब मैं अगस्त 2019 से अभी तक की बात कर रहा हूँ, इस सवा दो साल में सबसे पहले उन्होंने सतपाल मलिक साहब वहाँ रहे। उसके बाद सतपाल मलिक साहब को हटा के फिर गिरीश चंद्र मुर्मू जी को वहाँ भेजा गया। ये भी उनके हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के बहुत विश्वस्त अफसर थे। फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए। फिर मनोज सिन्हा साहब अब गए। ये सारी कुछ कार्रवाई पिछले सवा दो साल में 3 लोग जम्मू कश्मीर कैसे चलेगा इस पे कोशिश कर रहे थे। अभी ये कहा गया कि अब सबको छोड़ दिया गया है, कुछ छोड़ भी दिया गया। और जून महीने में, अभी जून 2021 में प्रधानमंत्री जी ने एक 14 जो पार्टीज थी, 14 ऑपोजिशन लीडर्स थे, उसको बुला के एक उनके साथ पार्टी भी की। हालांकि पार्टीज कम थी, क्योंकि जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस से फारूक अब्दुल्ला और उनके लड़के उमर, ये दोनों लोग थे। तो इस जो 14 ऑपोजिशन लीडर्स आए जिन्होंने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत की, उसमें 4 पूर्व मुख्यमंत्री भी थे। भाई महबूबा जी थी, गुलाम नबी आज़ाद थे, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, इत्यादि इत्यादि। और इस मीटिंग इम्पॉर्टेंट थी। इसमें हमारे गृह मंत्री अमित शाह साहब, इसमें हमारे मोदी जी तो उसको चेयर कर ही रहे थे, हमारे सिक्योरिटी एडवाइज़र, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र डोवाल साहब और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब भी उपस्थित। वहाँ बहुत बातचीत हुई और जैसा होता है ना कि भाई प्रधानमंत्री जब इंटरवीन कर रहे हैं तो देश को भी आशा हुई कि अब तो सब ठीक हो जाएगा। इस बीच जब 2000, मैं इसको थोड़ा पीछे आपको इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगस्त 2019 में जब ये स्पेशल स्टेटस उसकी हटाई गई, उसके बाद वहाँ पे ये था कि भाई इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि 2014 दिसंबर में इलेक्शन हुए थे। वहाँ 6 साल की असेंबली होती है, तो उस हिसाब से भी अब इलेक्शन मतलब उनको कराने की बात चल रही थी। लेकिन इसकी जगह सरकार ने एक नई चीज़ क्रिएट की, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, डीडीसी नाम की चीज़ उन्होंने की। जैसे 10 जिले जम्मू के और 10 जिले श्रीनगर के, 10-10 जिले हैं। हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में 14 डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिलर का उन्होंने चुनाव कराया। अब ये बेसिकली ऐसा माना गया कि चूंकि वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं थी, लेफ्टिनेंट गवर्नर उसको चला रहे थे, तो सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट की थी उसने कहा कि हम डायरेक्ट इनसे संपर्क रखना चाहेंगे, इस तरह की बात थी। तो डीडीसी नाम की डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बना दी गई, 14 लोग इलेक्ट कर दिए गए। अब उस जिले में चाहे 4 लाख हों चाहे 20 लाख हों, सबके यहाँ 14 ही डीडीसी बने। और सरकार का ऐसा था कि इससे सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अभी जो जून की मीटिंग हुई उससे पहले एक वहाँ डीलिमिटेशन, मतलब जो वहाँ की सीटें हैं उसको फिर से रीऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और उसमें जो सबसे बड़ी बात है कि आबादी ज़्यादा श्रीनगर की है, आबादी की दृष्टि से जम्मू छोटा है, लेकिन ज्योग्राफिकली जम्मू, भौगोलिक दृष्टि से जम्मू ज़्यादा बड़ा है, श्रीनगर छोटा है। और उस बिना पे सरकार की तरफ से अभी तक क्या है कि जो जम्मू कश्मीर की जो भी असेंबली अब बची है उसमें मेजॉरिटी श्रीनगर की होती है और उसमें जो जम्मू रीजन है उसके कम एमएलए आते हैं। लेकिन अब जो नया डिलिमिटेशन है उसमें सरकार चाह रही है, जो सरकार की तरफ से प्रपोजल हुआ है, जो कमेटी, सरकार क्या वो कमेटी के नाम से है,
उसमें ये कहा जा रहा है कि जम्मू से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव होंगे चुने हुए प्रतिनिधि और श्रीनगर रीजन से कम होंगे। हालांकि पॉपुलेशन श्रीनगर की ज़्यादा है। अब ये सब चल रहा है, सरकार चाहती है क्योंकि जम्मू को अपने कंट्रोल में करें, उसको लगता है जम्मू में उसके ज़्यादा लोग हैं, इत्यादि इत्यादि। इसी को लेके बातचीत भी हुई, लेकिन उसमें जम्मू के जो नेता हैं वो उसको तैयार नहीं हो रहे हैं। कश्मीर की समस्या बहुत पीछे मैं नहीं जा रहा हूँ, अभी हाल के दिनों में जब से 2014 में इलेक्शंस हुए हैं, विधानसभा इलेक्शंस की मैं बात कर रहा हूँ, तब से 2014 के में इलेक्शन जब हुए उस समय जब मतलब श्रीनगर में बाढ़ आ गई थी, मतलब इसको कहते हैं ऊपर वाले का ऐसा कर्म कि वहाँ की बाढ़ आ गई। वहाँ पे एक बड़ी मेजर क्राइसिस हुई थी 2016 में। क्राइसिस में इसलिए बोल रहा हूँ कि वो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हुई थी। जब बुरहान वानी ने, वहाँ के यंग आतंकवादी थे, जब उनको सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया, उसके बाद वहाँ एक बड़ा मूवमेंट चला था। फिर आपको मैं ये भी याद दिला दूँ कि दिसंबर 2014 का जब इलेक्शन हुआ था तो वहाँ कुल 87 सीटों में पीडीपी जो महबूबा मुफ्ती की उसको 28 सीट, बीजेपी को 25 सीट, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 15 सीट और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 12 सीट मिली थी। और वहाँ पे पीडीपी और बीजेपी इन लोगों ने 2 महीने तक नेगोशिएशन किया, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हुआ, इनकी टॉप लीडरशिप इन्वॉल्व हुई और ये सब तय करके मार्च 2015 में बीजेपी और पीडीपी की मिलीजुली सरकार, जिसके मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब चीफ मिनिस्टर बने और उन्होंने वहाँ इसकी शपथ ली। उस शपथ में हमारे प्राइम मिनिस्टर सब लोग कहते हैं मतलब वेल अटेंडेड, एक बड़ा काम हुआ। अब मुफ्ती साहब की डेथ जनवरी 2016 में हो गई। उसके बाद कुछ थोड़े 1-2 महीने का वो चला कि कौन बनेगा क्या होगा, लेकिन फिर महबूबा मुफ्ती साहब ने अपने पिताजी को रिप्लेस किया और वो वहाँ की चीफ मिनिस्टर बन गए। ये दोनों लोग मिलकर अपनी सरकार चलाते रहे। फिर अभी 2019 में आके बीजेपी ने वहाँ उस सरकार से विड्रॉ किया। महबूबा मुफ्ती जब विड्रॉ कर लिया तो अल्पमत में आ गई सरकार। महबूबा मुफ्ती ने इस्तीफ़ा दे दिया। सतपाल मलिक साहब उस समय तक वहाँ के गवर्नर थे। उसी समय अगर आपको याद दिला दूं कि एक पेशकश हुई थी कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलके सरकार बना दें, तो वो जो लेटर आया और जब ये सब चल रहा था तो उस दिन ये हुआ कि फैक्स मशीन ही ख़राब हो गई। गवर्नर हाउस की फैक्स मशीन ख़राब हो गई। वो सब उस पर मैंने एपिसोड किया हुआ है आपको भी। मतलब वहाँ जो भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस था उसको किसी ना किसी तरह से रोका गया और उसके बाद अगस्त 2019 में 370 को रिवोक कर दिया गया। मैं इसलिए आपसे फिर से कहूँ, मैं अभी 10 दिन 15 दिन पहले श्रीनगर गया था, मैं लद्दाख गया था और इस समय आप जो भी कहिए श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल छावनी बन गया है। बहुत फौज का डिप्लॉयमेंट है, हमारे सैनिक बहुत ज़्यादा हैं और इन सबके बीच एकदम से एक पिछले अक्टूबर महीने से एक बाढ़ आई है नॉन कश्मीरीज़ के ऊपर अटैक की। अब मैं ज़रा इसका भी आपको एक थोड़ा सा एक बैकग्राउंड दे दूं। कल शाम को मैं कोशिश करूंगा कि कश्मीर पे मैं जब अपना लाइव करता हूं 1 घंटे का, मैं किसी कश्मीर के जानने वाले को बुला लूं जो वहाँ की लोकल चीज़ें और आपको बता सके। लेकिन आज के मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर की सिर्फ बात करता हूँ, लद्दाख की नहीं। ऐसा एस्टिमेटेड है कि वहाँ पे 25 से 30 लाख माइग्रेंट वर्कर काम करते हैं, मतलब जिनको आप बाहर के लोग हैं, आधे जम्मू में आधे कश्मीर में हैं। अब आपको लगेगा 25-30 लाख वर्कर वहाँ लेबर क्या काम कर रहे हैं। तो 2-3 चीज़ें समझ लीजिए। एक चीज़ ये समझ लीजिए कि जैसा उस दिन शेख अब्दुल रहमान साहब थे, पुराने XMP थे जम्मू, वो एक अलग हिस्ट्री है जो कल हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे। जम्मू कश्मीर में लैंड रिफॉर्म्स इतने अच्छे हुए हैं कि वहाँ पे छोटे आदमी के पास भी कुछ ज़मीन है, तो वहाँ उस तरह की गुर्बत, उस तरह की गरीबी, उस तरह की भुखमरी नहीं है जैसी हम लोगों जो खास करके हिंदी बेल्ट जिस तरह का झेलता है। वहाँ पे आपको सुन के ताज्जुब होगा, इस समय जो अनस्किल्ड डेली वेजेस, जो आप सुबह जो चौराहे पे मजदूर खड़े होते हैं और वहाँ से आप मजदूर लेके आते हैं, उनको 650 रुपये पर डे की डेली वेजेस है वहाँ पे, और जो थोड़ा स्किल्ड है उनको 800 रुपये की है। लद्दाख में भी 650-700 रुपये है, लेकिन लद्दाख में एक एडेड यह है कि वहाँ सुबह का खाना, सुबह का नाश्ता, दिन का खाना, रात का खाना भी दिया जाता है, क्योंकि अदरवाइज़ वहाँ की कंडीशंस में, क्योंकि वर्कर आपको, लेबर आपको लोकल कश्मीरी नहीं मिलेंगे, ये सब माइग्रेंट लोग ही काम करते हैं। जैसे वहाँ एक मैंने भी पूछा, तो कल भी इस पर बात करेंगे, जैसे धान और मक्के की कटाई हो रही है, तो आपको सुन के ताज्जुब होगा कि वहाँ 400 रुपये पर कनाल, मोटे तौर पे समझ लीजिए करीब 3200 रुपये पर एकड़ कटिया का मिलता, कटाई का मजदूरी, इतनी मजदूरी मिल रही है। मजदूरी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। और
फिर दूसरी चीज़ लोग कहेंगे इतना कैसे। देखिए वहाँ की समस्या समझ लीजिए, जैसे एस्टिमेटेड यह है कि कश्मीर से टोटल करीब 30 लाख टन फ्रूट्स पैदा होते हैं, उसमें से 25 लाख टन फ्रूट इस जैसे साल भर में एक्सपोर्ट होते हैं। मतलब कश्मीर के एक्सपोर्ट का मतलब मेरा कहना है कि कश्मीर से बाहर दूसरे राज्यों में भेजे जाते हैं, चाहे वो हमारा उत्तर प्रदेश हो, चाहे बंगाल हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे केरल हो, वहाँ से फ्रूट जाते हैं। उन फ्रूट्स को आप एक दूसरी चीज़ भी समझ लीजिए, ये समझाने की दृष्टि से, क्योंकि प्रबोध जामवाल जी हैं, उन्होंने मुझे ये सब चीज़ें समझाई कश्मीर मामलों में, कश्मीर में ही रहते हैं, डिक्शनरी में मानता हूँ उनको, कुछ भी जानना हो कश्मीर के बारे में उनके टिप्स पे हैं। वहाँ पे 5 महीने की वो कहते हैं विंडो होती है, काम करने के लिए 5 ही महीने आपको मिल सकते हैं, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। उसके बाद बर्फ़ रहती है, मौसम इतना मुश्किल हो जाता है कि काम करना मुश्किल होता है, और उस 5 महीने में ही आपको एक तरह से ये 25 लाख फ्रूट्स एक्सपोर्ट बाहर भेजने हैं। अब वो कहते हैं 8 लाख वर्कर केवल फ्रूट तोड़ने, पैक करने, ट्रक में चढ़ाने, इसमें लग जाते हैं। करीब 2000 ट्रक रोज मूव करते हैं फ्रूट्स के। तो स्केल ये है जहाँ पे माइग्रेंट लेबर बहुत डिपेंडेंट है वहाँ। दूसरा अब आ जाए कि क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये था कि भाई तालिबान आ जाएगा, तो हम सब लोगों को था कि तालिबान अफगानिस्तान में आ गया है तो उसकी वजह से हमारे यहाँ आतंकवाद बढ़ेगा। लेकिन अभी तक तालिबान अपने में ही उलझा हुआ है, उसके यहाँ अभी इतनी समस्याएं चल रही हैं, तो ऑन द फेस ऑफ इट ऐसा नहीं लगता है कि वहाँ कुछ। दूसरा बात हुई कि पाकिस्तान जो है वो ये करे। देखिए पाकिस्तान तो हरदम कोशिश करेगा, लेकिन 2016 के बाद बुरहान वानी के उसके बाद मोर और लेस थोड़ा कम था। पुलवामा और वो हुआ उसके बाद फिर ये कम हो गया था। तो अभी आप हाल के दिनों में देखिए तो ऐसी कोई मेजर घटना नहीं हो रही थी, और पाकिस्तान के हैंड्स आर ऑल्सो फुल। लेकिन जो क्रॉस बॉर्डर है, बॉर्डर के पार से कुछ ना कुछ तो इसको शह मिल ही रही है, किसी न किसी का तो कोई ना कोई तो इसको आगे बढ़ा ही रहा है। अब कल जो एक गोपालगंज का एक अब गोलगप्पा बेचने वाला है, इसको पानी पूरी कुछ लोग कहते हैं, अरविंद शाह थे बांका जिले के, उनको कल श्रीनगर में गोली मारी गई है। मतलब मैं जब लद्दाख में था तो वहाँ पे मुझे वो चाय बेचने वाला एक मिल गया था, दुमका का था शायद, गिरिडीह के लोग मिले थे। मैं देखूंगा अगर मेरे पास वो फोटो होगी तो मैं लगा दूंगा उसको। करीब 1 दर्जन से ज़्यादा लोग अक्टूबर से अभी तक मर चुके हैं। उसमें 7 नॉन मुस्लिम हैं और 5 मुस्लिम हैं। ऐसा नहीं है कि ये केवल नॉन मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है। हुआ क्या था कि उसमें जो एक शुरू में जो एक मारे गए थे वो कश्मीरी पंडित थे, मक्खनलाल बिंद्रू जी, तो उनको लेके थोड़ा ये एक बना था कि शायद कश्मीरी पंडित टारगेट किए जा रहे हैं। नहीं, टारगेट किए जा रहे हैं नॉन कश्मीरीज। अब क्योंकि ये जो लोग, ये 12 लोग मरे उसमें से 5 तो केवल माइग्रेंट लेबर हैं। मैं इस पे आगे कंक्लूड करने से पहले 2-3 चीज़ें जल्दी बता दूं कि मेरे हिसाब से क्या हो रहा है। देखिए उन्होंने डीडीसी इलेक्शन कराया, 280 लोगों को आपने निर्वाचित किया। वो निर्वाचित लोगों को आपने कोई ताकत तो दी नहीं, कोई काम तो दिया नहीं। आज वो भी आपसे, उनको लगता है कि नहीं सरकार ने हम लोगों को ऐसे ही किया। वो कुछ लोग रिजाइन कर दिए हैं, नो वन इज इंटरेस्टेड। वो समझ में आ गया कि सरकार ऐसी थी, सरकार वॉज नॉट सीरियस अबाउट इट। दूसरा ये हुआ कि प्राइम मिनिस्टर ने जून में एक बुला के मीटिंग की। अब प्राइम मिनिस्टर से बड़ा तो कोई हो नहीं सकता है, लेकिन जून से आज अक्टूबर हो गया है, टाइम फिक्स, कुछ आगे तो बढ़ा नहीं मामला। तो उससे 2 नुकसान हुए। एक नुकसान ये हुआ कि ये भी हो गया कि प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं करते नहीं। दूसरा, जो ये कश्मीर के लोकल नेता वहां जाके मिलने गए थे, इनकी अपनी क्रेडिबिलिटी भी चली गई। भाई आप जाके प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ बैठे, चाय पिए, कॉफ़ी पिए, आप फिर आ गए कि नहीं सब ठीक हो जाएगा, और यहाँ पे आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी चली गई। तो एक समस्या इन लोगों की भी हो गई। एक चीज़ और छोटी है लेकिन समझ लीजिए, जब ये 370 आपने रिवोक किया, उसके बाद कश्मीर में 6 जो ऑटोनोमस कमीशन थे वो बंद कर दिए गए हैं। मिसाल के तौर पे स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन बंद, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड राइट्स बंद, कमीशन फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटीज बंद। और ये सब जब आपने कमीशन बंद किए हैं तो करीब 8000 केसेस पेंडिंग थे। और वो कौन से केसेस थे? टॉर्चर के केसेस थे, डिसअपियरेंस, लोग गायब हो जा रहे हैं उनके केसेस थे, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, जो लोग मारे जा रहे थे, और रेप। ये 8000 केसेस थे, वो भी आपने उसके साथ बंद कर दिए। तो वो जो लोग हैं उनका वो दुख कह लीजिए, गुस्सा कह लीजिए, कहीं ना कहीं वो तो है। अब बात आती है कौन जिम्मेदार। मेरे हिसाब से
इस हर चीज़ के लिए इस सरकार का है कि नेहरू को कह दो, नेहरू तो नहीं। 2014 से आपकी केंद्र में सरकार है, 7.5 साल हो रहे हैं। 2014 के जम्मू के कश्मीर के इलेक्शन के बाद से आपने मिलकर बीजेपी और पीडीपी की सरकार बनाई। जब वो सरकार 2019 में चली गई तो उसके बाद आपने अपना लेफ्टिनेंट गवर्नर वहाँ रखा। तो जिम्मेदारी से तो आप नहीं भाग सकते हैं। केवल और केवल केंद्र बीजेपी की केंद्र सरकार ही इसके लिए जवाबदेह होगी, क्योंकि जवाबदेही तो नहीं की होगी। अब बात दूसरी आती है, कौन मरहम लगाएगा, कौन बात करेगा। भाई प्रधानमंत्री जी से बड़ा कौन और बात कर सकता है। प्रधानमंत्री जी कहीं कुछ होती है संवेदना व्यक्त करते हैं। मालूम नहीं क्या दिक्कत है कि जैसे अभी तक आप कश्मीर पर कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, 12 लोग मरे हैं, आप बिल्कुल चुपचाप हैं, आपने कोई उस पर रिएक्शन नहीं दिया है। अब आपको लगता है जैसे किसान 700 शहादत दे दिए, हम नहीं बोलेंगे। आप ये स्टैंड क्यों ले रहे हैं? ये आपके लोग मरे हैं, आपने जून में बुला के इनसे कहा था कि हम ऐसे ऐसे ठीक करेंगे, कुछ तो बोलिए आप उनको। और एक चीज़ और है, और जिस पे सबको इस वजह से आता है कि एक पुलिस की थ्योरी होती है कि जैसे अगर कहीं कोई हत्या हो या कोई जुर्म हो तो पहली चीज़ पुलिस का ये होता है कि इस चीज़ से फ़ायदा किसका होगा। तो आज अगर वहाँ पे नॉन रेजिडेंट्स को मारा जा रहा है तो क्योंकि यहाँ तो सारी चीज़ें हम चुनाव के तराजू पे ही तौलते हैं कि चुनाव में वोट के रूप में किसका फायदा। हम इतने असंवेदनशील हो गए हैं कि चाहे किसान मरे चाहे जिए, हमारे लिए चुनाव पर्याप्त। तो चुनावी रूप में आप भी सोचिए कि अगर ये सब होता है तो इसमें चुनावी रूप में फायदा किसका होगा। पुलवामा इशू बनाया गया, पुलवामा जब हुआ उसके बाद फायदा किसको हुआ, ये आपको भी जवाब देना होगा। क्योंकि मेरा सिर्फ एक आग्रह है, कहीं पे हम लोग को अपनी संवेदना दिखानी होगी एज अ नेशन, एज अ पॉलिटिकल पार्टी। ये निर्णय लेना होगा सारी पॉलिटिकल पार्टीज को कि हम कश्मीर के ये जो किलिंग हो रही है इसको इलेक्शन में इसका नाम नहीं लेंगे, इसके नाम पे वोट नहीं मांगेंगे, तब तो कोई बात बन सकती है। नहीं तो अगर इसको भी हमने इलेक्शन इशू बनाया तो उंगली तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी उठेगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।